अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में 2 दशक का अनुभव है। एएसके से पहले वैभव एवेंडस, एम्बिट और डीएसपी मैरिल लिंच के साथ भी काम कर चुके हैं। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ है इनकी। आइए समझते हैं कि इस समय मार्केट में करना क्या है इन्हें। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। आपका एक इंडेक्स प्लस फंड जो है, एएसके इंडेक्स प्लस फंड, पहले तो थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ पर इस समय, और क्या लॉन्ग शॉर्ट रेशो रखेंगे, किस तरीके के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे इस मार्केट में, करंट मार्केट सिनेरियो में। ये अनुज, ये इंडेक्स प्लस स्ट्रैटेजी जो हम नई स्ट्रैटेजी लेके आए हैं वो बेसिकली लार्ज कैप रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी है। लॉन्ग शॉट जैसे आपको मालूम है कि एक टूल है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनाने की एक एबिलिटी रखता है। हमारा कोर कॉम्पिटेंस स्पेशली रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में है, और उसी के कारण वो हम क्या कर रहे हैं, हम मल्टी फैक्टर अप्रोच चूज कर रहे हैं फ्रॉम द लॉन्ग ओनली साइड, और उसको टॉप अप कर रहे हैं हम लॉन्ग शॉर्ट से, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम से। सो क्या होता है कि बेसिकली जनरली जब ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स होती हैं, जो क्वांट बेस्ड सिस्टम्स होती हैं, वो जब भी मार्केट ऊपर जाता है फ्रॉम अ क्वांट परस्पेक्टिव वो हायर एक्सपोजर लेता है, और जब भी मार्केट नीचे जाता है तो वो शॉर्ट एक्सपोजर लेता है ऑन दैट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। जब हम कंबाइन करते हैं लॉन्ग ओनली मल्टी फैक्टर मॉडल के साथ क्वांट सिस्टम्स को, तो एक सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें इस स्ट्रैटेजी से दिख सकते हैं। और स्पेशली जब मार्केट्स में एक बात है कि वैल्यूएशंस हाई है, अर्निंग्स डिक्रीज हो रही है, और एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक करेक्शन का दौर भी आ सकता है, तो इसकी एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग दैट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही अच्छी तरह से इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा मौका दे सकती है। अब इस समय आपका मार्केट में क्या व्यू है? क्या इस समय जो एफआईआईज की इतनी एग्रेसिव सेलिंग चल रही है, ये मौके दे रही है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ एक हिंट दे रही है कि मार्केट में शायद एक बड़ी करेक्शन की पॉसिबिलिटी है? सी अनुज, आई थिंक लास्ट 10 दिन की बात नहीं करें जहां से थोड़ी पॉजिटिव फ्लो आई थी एफपीआई की, बट अगर हम अक्टूबर और नवंबर देखते हैं तो शुरुआत के दौर में हम देखें कि इंडिया से काफ़ी फ्लो चाइना की तरफ गया था इन अक्टूबर, और नवंबर में जब यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए तभी हम देखें कि ग्लोबल इकोनॉमी से यूएस की तरफ फ्लो गया था, और इस दोनों के कारण हम एफपीआई फ्लोज नेगेटिव देख रहे थे। लास्टली के क्वार्टरली नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी वीक थे, और जब अभी नेक्स्ट 5 या 10 दिन में जब क्वार्टरली प्रीव्यूज चालू होंगे तो आई थिंक वो रीआइटरेट करेंगे कि इतनी जोर से रिकवरी नहीं हो पा रही है फ्रॉम क्वार्टरली नंबर्स पर्सपेक्टिव। और लास्टली के यूनियन बजट भी हम देखेंगे। सो तो मायने ये है कि शॉर्टर टर्म में वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी, और एफपीआई फ्लो इन एब्सेंस ऑफ एनी इवेंट आई थिंक यूएस की तरफ ग्रेविटेट आई थिंक कंटिन्यूड रहेगी एटलीस्ट फॉर सम टाइम। सो हमें लगता है कि अगर एफपीआई फ्लो को पॉजिटिवली अगर अनुमान करना है तो प्रॉबेबली मार्च के बाद हम देख सकते हैं जब ग्लोबली काफ़ी इवेंट्स भी स्टेबलाइज हो जाएंगी और ट्रम्प्स की पॉलिसी भी वेरी क्लियर काइंड ऑफ आ जाएगी। तो इसी के कारण हम देखते हैं कि एटलीस्ट इन द शॉर्टर टर्म हम सबड्यूड देख सकते हैं फ्लोस को। ओके वैभव जी, यहाँ से क्योंकि अब आपने अपनी इस पूरे डिस्कशन में और अपने आउटलुक में अगली क्वार्टरली अर्निंग्स को भी मैप कर दिया, ये बताइए यहाँ से डाउनसाइड रेस्ट्रिक्टेड किस चीज़ में नज़र आ रहा है कंसिडरिंग अर्निंग्स, और ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइजेस आपको कहाँ मिलने के पोटेंशियल्स नज़र आ रहे हैं? जैसे फॉर इंस्टेंस फार्मा या फिर आईटी, इन दोनों स्पेस पे डिफेंसिव पर आपकी राय, क्योंकि मैं अभी इसमें एफएमसीजी को इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो गोदरेज कंज्यूमर ने कहा उसके बाद Q3 को लेकर संशय और दुविधाएं और बढ़ गई हैं। सो इंस्टेड ऑफ एफएमसीजी, आईटी और फार्मा, इन दोनों पे आपका टेक क्या है? नहीं, एब्सोल्युटली सही बात कही वीरेंद्र आपने कि अगर हम क्वार्टरली अर्निंग्स पर्सपेक्टिव देखते हैं और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव भी देखते हैं, तो ये एक वेरी क्लियर साइन है कि आईटी एज अ बिजनेस थोड़ा बॉटम आउट होना काफ़ी इंडिकेशंस आ रहे हैं।
अगर हम कमेंट्री की बात करते हैं काफ़ी कंपनीज की, तो वो जो डिस्क्रेशनरी स्पेंड की बात कर रहे थे, तो वो हमें लगता है कि थोड़ी विजिबिलिटी उसमें आ रही है, ग्रीन शूट्स उसमें आ रहे हैं एटलीस्ट। लास्टली के फ्रॉम एन आईटी पर्सपेक्टिव, अगर ट्रम्प जाके कॉर्पोरेट टैक्स घटाते हैं इन यूएस, तो एक हायर अमाउंट ऑफ मनी वुड बी देयर टू एलोकेट टू आईटी स्पेंडिंग, तो एफिशिएंसीज क्रिएट्स करने के लिए। तो हमें लगता है कि आई थिंक ओवरऑल डायरेक्शनल बेसिस आईटी स्पेंडिंग रिकवरी होनी चाहिए, और हमें लगता है कि वो बॉटम आउट हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स। ऑफ कोर्स वो ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल रिकवरी होगी उसमें। सेकेंड, फार्मा, आई थिंक फार्मा भी पॉजिटिव लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम यूएस प्राइसिंग देखें वो स्टेबल है, इंडिया में अगर डोमेस्टिक फार्मा मार्केट देखते हैं वो भी काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस, जस्ट के जिसमें नेगेटिव सरप्राइज नहीं आ सकते हैं, वो एक्चुअली मार्केट आकलन करेगा वो पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से फार्मा भी हमें ठीक लगता है। और लास्टली एफएमसीजी, जिस हिसाब से बात की आपने, आई थिंक ये क्वार्टर या 2 क्वार्टर अगर हम देखें तो उसमें भी बॉटम आउट होने के संकेत हैं इन टर्म्स ऑफ द अर्निंग्स। यस, चैनल चेक्स अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से थोड़ी एक्सपेंडिचर ऑन द वेलफेयर साइड हो रही है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स, हमें लगता है कि वो रिवाइवल होना, आई थिंक इट मे बी विजिबल इन कपल ऑफ क्वार्टर्स। सो इन एक्सट्रीम डिक्लाइंस एफएमसीजी या स्टेपल्स भी देख सकते हैं। अच्छा वैभव जी, इस कार्यक्रम में जितने भी विशेषज्ञ आए और जिनकी होल्डिंग्स थी, सभी एक्सचेंजेस में कल तक की अगर आप देखें बातचीत में, वो काफ़ी एक बात को लेकर डिसअपॉइंटेड थे कि हमने अपना एग्जिट बहुत जल्दी कर दिया। 2-3 बातें तो इसको लेके कल ही हुई कि बीएससी हमने थोड़ा पहले एग्जिट कर दिया, एमसीएक्स हमने थोड़ा पहले एग्जिट कर दिया, एंड सेम इज़ द केस विद सीडीएसएल। आपका टेक इन एक्सचेंजेस में, डिपॉजिटरीज में और साथ ही साथ सभी हाउस कंपनियों में क्या है? मतलब अभी क्या अपनी होल्डिंग्स को यहाँ बरकरार रखें? आपका सेंस क्या कहता है इतने वाइल्ड स्विंग के बाद? आई थिंक वीरेंद्र, हमें एक क्लैरिटी रखनी चाहिए कि जो ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन है, जो अगर हम 2 या 3 साल के पहले देखते हैं जितने अमाउंट ऑफ डीमैट अकाउंट्स है और अभी कितने डीमैट अकाउंट्स है, आई थिंक वो क्लियर है कि ब्रॉडर पार्टिसिपेशन यहाँ रहना कंटिन्यूअस रहेगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ दैट, जो ये सभी बिजनेस मॉडल हम देखते हैं वो अर्लियर वेर कंसिडर एक्सट्रीमली सिक्लिकल, बट आफ्टर के पूरा ऑन एन ओवरऑल बेसिस मार्केट पाई इंक्रीज हुआ है, हमें लगता है कि वो जो एलिवेटेड अर्निंग्स है या वॉल्यूम्स है, जहां से इनकी अर्निंग्स काइंड ऑफ कोरिलेटेड है, तो हमें लगता है वो आई थिंक बरकरार रहेगी। और एन एवरी डिक्लाइन, ये सेगमेंट ऐसा है जो हमें देखना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें रेगुलेटरी ओवरबेयरिंग रहेगी, एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी रेगुलेटरी ओवरबेयरिंग, आई थिंक ये सेक्टर्स कंटिन्यू करेंगी परफॉर्म होना। सो ऑन ओवरऑल बेसिस फाइनेंशियल सर्विसेज across, I think is something which we are very bullish on. ओके अच्छा, आपने इन पासिंग एफएमसीजी की बात की, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। एफएमसीजी और ऑटो दोनों, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, पिछले क्वार्टर में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहीं पर थे, और अभी भी गोदरेज कंज्यूमर ने आके बोल दिया कि नहीं, अभी भी चीज़ें ठीक नहीं लग रही हैं। आज सुबह एशियन पेंट्स पर भी एक नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, वाहन का डेटा भी कंड्यूसिव नहीं है। तो क्या ये मान के चलें कि ये क्वार्टर भी वॉश आउट ही होगा भले ही, और स्टॉक प्राइसेस में क्या इन लेवल से और एक बार के लिए पेन पॉसिबल है अगर रिकवरी आती भी अगले साल? तो नहीं अनुज, आई थिंक अगर एक क्वार्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये क्वार्टर वीक रहेगी, बट वेयर आई वाज कमिंग फ्रॉम, इस आकलन से बात कर रहा था कि अगर हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखते हैं तो लास्ट 8 या 9 साल से हम एक लेजर फोकस ऑन सप्लाई साइड देखे हुए हैं, जहाँ केपेक्स की बढ़ोतरी हुई है, जहाँ एनकरेज किया गया है कॉर्पोरेट्स को निवेश करने के लिए। Yes, of course, that was extremely necessary, क्योंकि उससे employment opportunities create होती है। But on the other side, I think what we are seeing in the last 3 months or probably as a policy, कि from a state government perspective हम welfare के साइड थोड़ा expenditure move होते देख रहे हैं। I think that is also much needed.
बिकॉज ये एक ऐसा तबका या सेगमेंट है जो जिसको ज़रूरत है, और जो प्रॉब्लली जिसके हाथ में पैसा आता है वो आई थिंक विल गो एंड बाई और इंक्रीज दोज काइंड ऑफ कंजम्पशन लेवल्स। लास्टली ये कंजम्पशन में हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1 ईयर अनऑर्गेनाइज कंपटीशन भी इंक्रीज हो रही है, तो उसके कारण भी उनके वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ा असर पड़ा हुआ है। बट गोइंग फॉरवर्ड, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बॉटमिंग आउट ऑफ कंजम्पशन ऑन एन ओवरऑल बेसिस, यस, 1 या 2 क्वार्टर वीक रह सकते हैं, बट वो वीकनेस में अगर हम लॉन्ग टर्म निवेश की बात कर सकते हैं तो वो देख सकते हैं एज ए सेगमेंट। बिल्कुल। अच्छा, डिफेंस और रेलवेज, यहाँ पर बड़ी रैली रिज्यूम हुई है महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद। क्या ये स्पेस आपके पोर्टफोलियो में है या आप ऐड करेंगे यहाँ पर? सी डिफेंस, और हम वेरी क्लियर है फ्रॉम आवर व्यू पर्सपेक्टिव कि जब हम ओवरऑल पीएसयू बास्केट को देखते हैं इंक्लूडिंग डिफेंस, हम देखते हैं कि जो भी पीएसयूज ड्रिवन बाय रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चरल स्टोरीज, वो सेगमेंट बेहतर करेंगे वर्सेस पीएसयू सिक्लिकल्स। सो डिफेंस उस रिफॉर्म ओरिएंटेड सेगमेंट में बैठता है, और ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें लगता है ये ऐसा सेगमेंट है जो परफॉर्म करते रहेगा। जिस हिसाब से ऑर्डर इनफ्लो हो रहे हैं, जिस हिसाब मेक इन इंडिया प्रोग्रेस हो रही है, हमें लगता है कि ये सेगमेंट ऑफ कोर्स इन बिटवीन वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट ऑन एन ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस इसमें कंटिन्यूड अपॉर्चुनिटीज है, जो एज अ पोर्टफोलियो हम प्रॉबेबली देख सकते हैं रखने के लिए एज अ थीमेटिक प्ले। मीनवाइल एक फ्रेश ब्रेकडाउन आ रहा है अब बैंक निफ्टी में। अब 20 डे के कंफर्टेबली नीचे 52,400, मतलब अब हम सपोर्ट 2 को भी स्ट्राइक करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी पर, जो करीब 52,200 52,300 के आसपास है। तो बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर। वैभव जी, जो एक एफआई की सेलिंग का सबसे बड़ा जो ब्रंट होता है वो नॉर्मली लार्ज प्राइवेट बैंकों में आता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव कुछ आउट परफॉर्मेंस रही है पिछले 2-3 महीने में। इधर कैसी पोजीशनिंग रहेगी अब आपकी? ऑफ कोर्स आई थिंक एज रेट इन दी MSCI इंडेक्स काफी बड़ा है, तो जब भी बिकवाली आती है फ्रॉम एन एफपीआई परस्पेक्टिव तो ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, और उसमें भी देयर हैज बीन 1 और 2 आउटलायर्स, क्योंकि उसमें थोड़ा MSCI रीबैलेंसिंग की भी स्टोरी थी, और एन एक्सपेक्टेशन के यहाँ से थोड़ी रिकवरी पॉसिबिलिटी है फ्रॉम एन अर्निंग स्टैंड पॉइंट। द ओनली थिंग विच आई वुड से हियर इज के अगर हम इंडिविजुअल सेगमेंट्स देखते हैं विद इन बैंकिंग, तो जो पर्सनल लोन सेगमेंट है, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट है, और MFI है, वहाँ हम लास्ट क्वार्टर में हमने थोड़ी पेन देखी है फ्रॉम एन एसेट क्वालिटी परस्पेक्टिव। हमें लगता है ये क्वार्टर में भी बरकरार रहेगी, और इट विल टेक कपल ऑफ क्वार्टर्स फॉर दैट टू काइंड ऑफ बॉटम आउट एज वेल। So that is why if you see from an individual segment और ये specific segment में उनके stocks काफी weak रहे हैं over the last quarter। ये trend immediately तो reverse नहीं होगा, we will wait for that, but on an overall basis the larger call is कि FPI selling continue रहती है या नहीं है। अगर नहीं रहती है तो इसमें recovery की संभावना है, otherwise I think वो थोड़ा languish करेगा in the immediate short term। वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और आपको ऑल द बेस्ट इस फंड के लिए। चलिए